नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके अभी एग्ज़ाम होने हैं और सेकेंड ईयर वालों के लिए हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये हमारी क्लास नंबर 17 है। इससे पहले सीक्वेंस वाइज आपको 16 क्लासेज दे चुके हैं, जिनमें से 12 क्लासेज टॉपिक वाइज थी, यानी एक टॉपिक से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं। हम वो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपरों में पूछे जा चुके हैं, वर्ष 2021 वर्ष 2022 में जो क्वेश्चन आपके पेपरों में आए। तो उन सभी वीडियोज़ को भी आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। अगर इसी वीडियो से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सीक्वेंस वाइज पहले 16 क्लासेज को भी आप टाइम निकाल कर पेपर से पहले देख लें, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इन वीडियोज़ में, पेपर आपका इन्हीं में से आएगा, तो आप इनको अच्छे से पढ़कर जाना। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही सेकेंड ईयर वालों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लासेज भी लगातार अपलोड हो रही है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। जो क्वेश्चन है ये क्लास नंबर हमारी 17 है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ध्यान से एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ें और सुने और फिर आप पेपर में करके आएँ, क्योंकि अच्छे नंबरों से आपको सेकेंड ईयर में पास होना है। सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करें कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। पहली बात तो ये पेपर भी क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि डीसी जनरेटरों में किस प्रकार का ईएमएफ होता है। तो गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है, इंग्लिश में इसे डायनेमिक बोलते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के अनुसार दो तरह के ईएमएफ होते हैं, एक को स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, एक को डायनेमिक बोलते हैं। मोटर और ट्रांसफार्मर में स्टैटिक होते हैं, जबकि जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो उसमें डायनेमिक यानी गतिशील होता है। अब बात आती है कि कैसा होता है। जनरेटर डीसी का हो या एसी का हो, प्रेरित ईएमएफ हमेशा एसी होता है, ये ध्यान रखना। अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, हमेशा अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, ये ध्यान रखना। जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। ये इनमें समानता होती है, 3 समानता है। दोनों में गतिज प्रेरित ईएमएफ है, दोनों में एसी पैदा होता है, दोनों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों पर कार्य करते हैं। पेपरों में सवाल आ चुके हैं कई बार कि एसी और डीसी जनरेटर में क्या सिमिलरिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध का मान यदि उसके क्रांतिक मान से ज़्यादा है तो जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड, उनकी ईएमएफ पैदा करने के लिए 4 शर्तें दी जाती है। 4 शर्तों में ये कहा जाता है कि जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो एक क्रांतिक मान से हमेशा कम ही होना चाहिए। क्रांतिक मान कोई फिक्स प्रतिरोध नहीं होता है। क्रांतिक मान वह अधिकतम प्रतिरोध होता है जिस पर फील्ड सेचुरेट हो जाती हो। जिससे ऊपर प्रतिरोध जाने पर धारा कम हो जाएगी तो फील्ड पूरी तरह से संतृप्त नहीं हो पाएगा, पूरा मजबूत फ्लक्स नहीं बनेगा। हमें उस लेवल से रेजिस्टेंस को बस कम रखना है और कुछ नहीं। यदि फील्ड का क्रांतिक मान से ऊपर चला गया तो जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, वोल्टेज बनाने में फेल हो जाएगा। सी ऑप्शन आएगा, जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, सेकेंड ईयर वालों के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप फॉरवर्ड करेंगे ज़रूर। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक पहुंचाइए। दरअसल बात यह है कि हम सामान्यतः कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए तैयारी करवाते हैं, तो ये क्लासेज उन बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है, इसलिए आप इसे सर्कुलेट करने का काम ज़रूर करें। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक बटन है ऐसा दबाइए उसे। ठीक है, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप भी कर लीजिए, और पिछली 16 क्लासेज आपको देख करके जरूर आनी है। इन सारों में से पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, डीसी की जो फील्ड कॉइल होती है वो किस वाइंडिंग तार की होती है। देखो, डीसी की फील्ड कॉइल का बोल देता या किसी और वाइंडिंग का बोल देता, मोस्टली वाइंडिंग वायर के रूप में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है। ठीक, जो पीवीसी कॉपर होता है ना, पीवीसी से कवर किया हुआ, ये होता है पानी में डूबकर जो मोटरें काम करती है, जैसे सबमर्सिबल पंप। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन वाले का आ सकता है, पावर प्लांट का जो जनरेटर होता है उसमें, तो उसमें होता है बार या स्ट्रिप, यानी छड़ या पत्ती आकार के चालकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, आईटीआई एग्ज़ाम के बाद आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो घूम फिर के हमारे चैनल तक तो पहुंचना ही है, तो चैनल से पहले ही जुड़ जाओ। अगला सवाल, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो कंपटीशन एग्जाम के लिए यहीं से बनता है कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनबीसी यानी होल्डिंग कॉइल कैसे कनेक्टेड होती है। तो वो
हमेशा शंट फील्ड के साथ सीरीज में होती है। दरअसल शंट मोटर के लिए एक कहावत होती है, शंट मोटर के लिए क्या, वैसे शंट मोटर की संरचना ही ऐसी है कि इसमें फील्ड और आर्मेचर पैरेलल में होते हैं, यानी समांतर है तो समांतर में दोनों सर्किट हमेशा स्वतंत्र होते हैं, एक सर्किट का दूसरे सर्किट पर कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है। तो अगर फील्ड खुल गई तो आर्मेचर को सप्लाई तो मिलती रहती है। और डीसी मोटरों की जो गति होती है वो फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो गति अनंत हो सकती है। यदि मोटर नो लोड पे है तो, लोड पे होगी तब तो नहीं, क्योंकि टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती है। अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, तो मोटर लोड नहीं ले पाएगी, लोड पर तो रुक जाएगी। अगर नो लोड पे हुई तो स्पीड इतनी वेरी हाई हो जाएगी कि अपकेंद्रीय बल आर्मेचर पर लगेगा और आर्मेचर मोटर से निकल कर बाहर आ जाएगा और सब कुछ तोड़ देगा। इसलिए यदि किसी कारणवश शंट फील्ड ओपन हो जाए तो उस दौरान मोटर को प्रोटेक्ट किया जा सके, मोटर को सुरक्षा प्रदान की जा सके, इसके लिए हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फील्ड ओपन हुई, एनवीसी का सर्किट ओपन हो गया और एनवीसी हैंडल को ओ पोजीशन में ले जाएगी, जिससे आर्मेचर की सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो जाती है। साथ में देखो कंसेप्ट क्लियर करने भी ज़रूरी है, सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे हम, ठीक है। हाँ, चीज़ें पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ेंगे, जल्दी क्या है, सीखना ज़रूरी होता है। अगला सवाल, उद्योगों में डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर क्यों लगाते हैं? सिंपल बात है, डीसी मोटर की जो स्टार्टिंग आईए होती है ना, वो बहुत उच्च होती है। दरअसल आर्मेचर धारा को नियंत्रित करने वाले दो कारक होते हैं, एक होता है बैक ईएमएफ और दूसरा होता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस। आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है और बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में जीरो, इसलिए आईए उच्च होती है। हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर धारा को, आर्मेचर प्रतिक्रिया दिया हुआ है यहाँ, तो ये बी ऑप्शन ही है। हम क्या करते हैं कि इस आर्मेचर धारा को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं और उस पूरे कंबाइंड स्ट्रक्चर को स्टार्टर बोला जाता है। बी ऑप्शन करना है, आर्मेचर धारा कम करने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिपीट हो सकता है, बिल्कुल पूरी संभावना रहेगी। 10 HP की एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके लिए फ्यूज का आपको चयन करना है। देखो कई बार ये क्वेश्चन वैसे भी करवा चुका हूँ, एक सिंपल लाइन याद रखना, 1 HP की 3 फेज मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पीयर करंट लेती है, यानी 1.5 एम्पीयर FLC होता है उसका, फुल लोड करंट होता है। तो 10 HP वाले की करंट कितनी होगी, 15 एम्पीयर। जनरल मामले में फ्यूज निर्धारित धारा का 1.5 गुना होता है। फ्यूज क्या होता है, फुल लोड करंट का 1.5 गुना। अब हमारी फुल लोड करंट 15 एम्पीयर आई थी, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 22.5 एम्पीयर। अब 22.5 का फ्यूज होता नहीं है, फ्यूज कितने का होता है, 25 का। सी उत्तर कर देना। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप साथ साथ में चीज़ों को पढ़ते जाएं और कवर अप करते रहें तो ही सही रहेगा, मुझे लगता है। सबको समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा है तो दबा दो ना लाइक वाला बटन, फिर क्यों पीछे रह रहे हो, बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल, किस एप्लीकेशन में केवल डीसी की आवश्यकता है? देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ना, वो केवल डीसी से होता है। वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर से करते हैं, एसी पे हो जाएगा। इंडक्शन मोटर का प्रचालन एसी पर होता है, रिपल्सन मोटर का प्रचालन एसी पर होता है। ए ऑप्शन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इसे कर सकेंगे। अगला सवाल देखो, अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला किस किस बच्चे को याद नहीं है, पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड इंटू 100। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लो बस, नो लोड और फुल लोड में आप कंफ्यूज रहेंगे, मुझे लगता है आपको वोल्टेज की पकड़ करनी है। देखो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि जब लोड हटा दिया जाता है तब वोल्टेज 480 से 660 हो रही है। इसका मतलब जब लोड था तब 480 है और लोड हटा दिया मतलब नो लोड है तब 660 है। तो आंसर क्या बनेगा, 660 माइनस 480 बटे 480 इंटू 100 गुना भाग करके उत्तर निकालना, आपका आंसर आएगा सी 37.5%। मिलान कर लेना। और कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कुछ वो भी जुड़े हुए हैं, तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ एक शब्द से फ़र्क पड़ जाता है। जब लोड लगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और लगा दिया जाता में फ़र्क है, तो ध्यान रखना। फिर यहाँ वोल्टेज बढ़ रही है, फिर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आएगा आपका।
लगा दिया जाता है और हटा दिया जाता है, शब्दों का फ़र्क है, ठीक है, समझ रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्टरनेटर में यदि फील्ड एक्साइटिंग करंट आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा। दरअसल अल्टरनेटर में आर्मेचर जो रिएक्शन होती है ना, वो फील्ड की एक्साइटेशन पर ही डिपेंड करती है, या यूँ कहें कि लोड के पावर फैक्टर से भी कहीं ना कहीं डिसाइड होती है। तो 3 तरह की वहाँ पर आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। एक को बोलते हैं चुंबकन, ये होती है लीडिंग पावर फैक्टर पर। एक को बोलते हैं विचुंबकन यानी डीमैग्नेटाइजिंग, ये होती है लैगिंग पावर फैक्टर पर। और एक को बोलते हैं विकृत या विरूपण, ये होती है यूनिटी यानी इकाई पावर फैक्टर पर, ठीक है, तीनों याद रखना। तो कहते हैं कि विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना है, फील्ड के एम्पीरेटर बढ़ा देना है, फ्लक्स थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। क्योंकि विचुंबकन क्रिया में क्या होता क्या है, आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को घटाने लग जाता है, कम करने लग जाता है। तो वो कह रहा है कि बदले में उतनी सी फील्ड को इंक्रीज़ कर लो, आप लेवल बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए उत्तर करके आना, प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति कौन सी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंक्रोनस गति जो इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है वो होती है F × 120/पोल से जो भी गति आती है वो कहलाती है सिंक्रोनस स्पीड। होती कौन सी है, इस गति से स्टेटर में एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उसे स्टेटर गति कहा जाता है या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो उस घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जितनी तीव्रता से बदलता है, उसी का नाम सिंक्रोनस गति है। वास्तविक गति को बोलते हैं रोटर गति, ठीक है ना, वास्तविक गति को क्या बोलते हैं, रोटर गति। और इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति हमेशा ज़्यादा होती है और होना ज़रूरी भी है। यदि दोनों बराबर हो गई तो मोटर रुक जाएगी और इसे मैग्नेटिक लॉकिंग या कोगिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से मोटर चल नहीं पाती है। जैसे सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनिज्म में आ जाती है ना, वैसे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस सीधे करवाऊंगा मैं आपको। अच्छा, सेकंड ईयर में क्या है कि वाइंडिंग का चैप्टर अलग से नहीं दिया उन्होंने, डीसी और एसी मशीनों के साथ ही जोड़ दिया। डीसी वाइंडिंग के डीसी में पूछ लिए और एसी वाइंडिंग के एसी मोटरों के साथ पूछ लिए। तो ये वाइंडिंग वाले कुछ क्वेश्चन है, ज़रूर आएंगे। ये डायग्राम सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो डायग्राम को देख लीजिए और इसका आंसर देख लीजिए। डी आएगा, डायमंड मेस शेप कॉयल वाइंडिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। डायमंड मेस शेप कॉयल वाइंडिंग है, यानी हीरे के आकृति की ये वाइंडिंग है। डी ऑप्शन आप सही करके आना, इसमें डी उत्तर आपका सही मान लिया जाएगा। देखो ये निम्न असाइनमेंट के क्वेश्चन है और प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको 2-3 चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। निम्न पिछले पेपरों से ही क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो आपकी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन वहीं से रिपीट होंगे। दूसरी बात, जो उनके ऑप्शन में दिया वही करके आना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि नंबर तो वो उसी के हिसाब से देते हैं। बहुत क्वेश्चन असाइनमेंट में गलत भी है जिनको मैं सही करवा चुका हूँ, अलग से असाइनमेंट जब आपने करी थी। अगला सवाल, एक डीसी मोटर है, उसमें हमें सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गति लेनी है। दोनों स्पीड के लिए एकमात्र विधि होती है जिसे वार्ड-लिनार्ड विधि कहते हैं। वास्तव में तो ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि है। प्रत्यक्ष रूप से मोटर के मिलने वाले आर्मेचर की वोल्टेज को ये क्या करती है, कंट्रोल करने का प्रयास करती है, ठीक है। डी उत्तर सही करके आना, वार्ड-लिनार्ड मेथड इसका है। और आगे देखो एक फिर वाइंडिंग दे दी कि किस प्रकार की वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो ये एक कॉइल है हमारी और ये है कॉइल नंबर 2। तो इतने से ही अंतर समझ लेते हैं। कॉइल नंबर 1 का एक सिरा सेगमेंट नंबर 1 पे लगा हुआ है और सिरा 2 सेगमेंट नंबर 3 पर लग रहा है। गैप कितने का आ गया, 2 सेगमेंट का। यदि एक कॉइल के 2 एक्टिव भागों के बीच 2 सेगमेंट का अंतर है तो उसे डुप्लेक्स वाइंडिंग कहा जाता है। दरअसल प्लेक्स के अनुसार डीसी वाइंडिंग 4 तरह की होती है, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स। इसमें एक चीज़ फिर खास बात और होती है, यानी अब ये डुप्लेक्स है ना, तो डुप्लेक्स में 2 समांतर रास्ते बनते हैं फिर हमेशा, यानी एक तरह से 2 ईएमएफ सोर्स से। अब उनसे करंट कलेक्ट करनी है तो फिर ब्रश को आपको इतना चौड़ा रखना होगा कि वो 2 सेगमेंट को एक साथ संपर्क करें। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है ना, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले तो इसका कर दो, ड्यूप्लेक्स आएगा, ठीक है। ट्रिप्लेक्स की पहचान ये होती कि ये वाला सिरा आपका यहाँ नंबर 4 पे लगता तो ट्रिप्लेक्स होता। अगर 1 के बाद में जस्ट 2 पे लग जाता तो सिंप्लेक्स, 3 पे लग रहा है डुप्लेक्स, 4 पे लग रहा है ट्रिप्लेक्स और 5वें पे लगता तो क्वाड्रप्लेक्स। और 4 ही प्लेक्स होती है, ज़्यादा नहीं होती है।
जितनी प्लेक्स होती है ब्रुश की चौड़ाई उतनी रखी जाती है, वो उतने ही सेगमेंट को एक साथ संपर्क करता है, ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि ट्रेन में उपयोग की जाती है। देखो सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की होती है 5 विधियाँ। ट्रेन में जिसको काम में लेते हैं वो है फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड डाइवर्टर विधि निर्धारित मान से अधिक गति के लिए काम में ली जाती है, ये भी ध्यान रखना। मोटर 2000 आरपीएम की है और अगर आप इसे 2500 आरपीएम पर चलाना चाह रहे हैं तो इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल देखो फटाफट से, क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। सवाल क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की गणना करनी है। देखो जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात करने के लिए फाई जेड एन पी बटे 60 का फॉर्मूला आपको लगाना है। हालांकि एक और फार्मूला होता है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। एक और फार्मूला ये होता है कि टर्मिनल वोल्टेज में आर्मेचर की ड्रॉप जोड़ दीजिए, वहाँ से भी आ जाता है, लेकिन वो अलग तरीका है। इसमें देखो फ्लक्स कितना है, ये रहा 0.64। जेड होता है चालकों की संख्या, टोटल चालक कितने हैं, ये रहा, हल करके दे रखा है 600। कन्फ्यूज कर सकता है, पेपरों में वो क्या करता है कई बार ऐसे दे देता है कि इतने स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में इतने चालक है, तो स्लॉट और चालकों को गुणा कर देना, वहाँ से टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। स्पीड दे रखी है क्या, हाँ 1000 आरपीएम देखो गति दे रखी है। पोल की संख्या, पोल कहाँ है, ये रहा 4 पोल है, ठीक है। उसके बाद में 60, ए का मतलब होता है पैरेलल पाथ, करंट के लिए समांतर रास्ते कितने हैं। समांतर रास्ते डिपेंड करेंगे वाइंडिंग कौन सी है, ठीक है। तो लेप वाउंड है ना, लेप वाइंडिंग में पोल की संख्या समांतर रास्तों की संख्या के बराबर होती है। तो ये 4 से तो ये 4 कट जाएगा और ये 60 का अगर भाग आप इसमें दे देते हैं तो ये 10 हो जाएगा आपका, और ये हो गया आपका 10,000। 10,000 को 0.6 से करेंगे तो आपका आंसर 640 वोल्ट आ रहा है। कैलकुलेशन करके मिलान आप भी एक बार ज़रूर कर लेना, क्रॉस न्यूमेरिकल क्रॉस मैच कर लिया करो, कोई भी हो, किसी की भी टीचर का हो सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा सा क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता, तरीका सेम रहता है, कैलकुलेशन में आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी उत्तर करके आना, पेपर में बहुत शानदार है, पूछा जा सकता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है। देखो आर्मेचर रिएक्शन जब भी करेगा तो प्रेरित ईएमएफ घटता है और मुख्य फ्लक्स घटता है, ठीक है ना। फाई मेन जो होता है वो कम होता है, और हम सब जानते हैं कि जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो फ्लक्स पर डिपेंडेंट होता है, तो आउटपुट वोल्टेज घटने लग जाएगी, ठीक है। बी उत्तर करके आना, शानदार क्वेश्चन है, सीधे सीधे करवा रहा हूँ जो पेपरों में आए हुए हैं, डिटेल अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गए इतना ही है, चलो ठीक है। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आई होप कि आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। लाइक वाले बटन की उम्मीद करूँगा, सब्सक्राइब आपको करना ही है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। बहुत धन्यवाद।